नमस्कार दोस्तों, मैं रितु शर्मा और हम पढ़ रहे हैं रीड थ्री में नया जुड़ा टॉपिक सौर मंडल। टॉपिक सौर मंडल। ये सौर मंडल जो टॉपिक है यह हम पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था और इसकी हमने शुरुआत की थी। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी की बुक में जो पहला चैप्टर है वह है सौर मंडल, जो रीट की एग्जाम में अभी जो प्री एग्जाम होने वाली है 2022 में, उसमें ये टॉपिक नया जोड़ा गया है, इसलिए हमने इसकी शुरुआत की। आप में से कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दो पूछा ये बात कि, और ये सही भी है, उन्होंने पूछा कि एनसीईआरटी में नहीं, सौर मंडल जो टॉपिक है वह आरबीएससी की जो 6 की बुक है उसमें भी दिया हुआ है। तो बिल्कुल दिया हुआ है। आरबीएससी की जो बुक्स हैं जिसमें जो सामाजिक विज्ञान है, जो 2019 का जो सेट है बुक्स का, उनके अंदर जो भूगोल है और जो पॉलिटिकल है और हिस्ट्री है ये एक साथ ही आते थे। तो उसमें जो जियोग्राफी वाला भूगोल वाला जो पोर्शन है उसमें दिया हुआ है ये टॉपिक, ये दूसरे नंबर का चैप्टर है उसके अंदर, और वह है सौर परिवार करके। पहला चैप्टर क्योंकि उसमें ब्रह्मांड करके दिया हुआ है, हमारा ब्रह्मांड जो कि इस एग्जाम में नहीं है सिलेबस में, तो सौर मंडल है इसमें और उसमें सौर परिवार दिया है। तो हाँ, ये टॉपिक आप वहां से भी पढ़िए, जरूर पढ़िएगा। इस एनसीईआरटी की बुक में जो सौर मंडल टॉपिक दिया है वो सौर मंडल को करके उसको पूरे को कॉन्सेप्ट को लिया गया है इसके अंदर, और उसमें सौर परिवार परिवार की तरह से आपको बताया गया है, तो आपको वहां से भी इसको पढ़ना चाहिए जरूर। देखिए, ये जो टॉपिक है नया टॉपिक है, तो नए टॉपिक में क्या किस तरह से पूछ लिया जाएगा अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसलिए जहां से भी आपको कंटेंट इससे रिलेटेड मिले आप जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी मैंने आपको रिकमेंड इसलिए किया है क्योंकि उस सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि जो नए सेशन के जो बुक्स हैं 2021 वाली, वह हमको पढ़नी चाहिए, और तो वह भी आप पढ़ें। एनसीईआरटी वहाँ चलती है तो वह भी पढ़ें, इसलिए। तो आज शुरुआत करते हैं हम आगे का। पिछली क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रो इसका लिया था, जैसे सौर मंडल के बारे में, सूर्य की स्थिति, जो अन्य जो ग्रह हैं उसकी स्थिति, ये सब हमने उसमें देखा। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लेती हूँ, पहले आप उस प्रश्न का जवाब दीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी अपना जो रिप्लाई है, जवाब है, इसका उत्तर वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रश्न आपका यह है कि जैसे हम सौर मंडल पढ़ रहे हैं तो मैं सूर्य के बारे में आपसे पूछ रही हूँ। सौर मंडल है तो सूर्य, आप सभी को पता है कि सूर्य एक तारा है, और जो यह सूर्य बना है वह गैसों से मिलकर बना हो। एक गैस का गोला ही है तो गैसों से मिलकर बना है। कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन प्लस हीलियम, इन दोनों गैसों से मिलकर बना है सूर्य। तो यह तो मैंने ही आपको बता दिया पहले कि इन दोनों गैसों से मिलकर बना है। आपको यह बताना है कि सूर्य में जो यह रासायनिक मिश्रण है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का, इसमें हाइड्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है? हाइड्रोजन और हीलियम में से हाइड्रोजन का प्रतिशत या परसेंटेज जो है सूर्य के मिश्रण में, वह कितना है, कितना परसेंट है, ये आपको बता। आप इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में कीजिए। आज की क्लास जब एंड होगी तब हम इसके रिप्लाई के बारे में बात करेंगे। आप जल्दी से अपना जो रिप्लाई है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। आई होप आप सभी को इसकी जानकारी होगी और आप सभी इसका सही रिप्लाई ही करेंगे। आप सभी कीजिए, मैं देखती हूँ, उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। आइए, आज की शुरुआत आगे हम शुरू कर लेते हैं, सौर मंडल को और पढ़ लेते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह वे ग्रह हैं जो क्या करते हैं, ग्रहों के जो बड़े ग्रह हैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। तो हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है, साथी है, इसके चारों ओर यह चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश व ऊष्मा प्राप्त करते हैं। हमें पता है कि हमारे टोटल 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी के अलावा 7 अन्य ग्रह हैं। उनमें से कुछ के पास अपने अपने चंद्रमा भी हैं। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि जो अन्य अलग अलग जो ग्रह हैं इनके पास अपने अपने क्या होते हैं, चंद्रमा होते हैं, अपने अपने उपग्रह होते हैं। जैसे पृथ्वी के पास एक है, तो पृथ्वी के पास एक है हमारी, और जो शनि है उसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है, उसके उपग्रह हैं 30 से भी ज्यादा है। आइए आगे देखिए सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड, ये मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल एक तरह का परिवार है। इस परिवार के अंतर्गत जो मुखिया, जो मेन है, वह होता है सूर्य।
और अन्य लोग जो हैं, इसीलिए तो इसको सौर परिवार कहते हैं कि एक मुखिया है सूर्य और अन्य इसके अंदर अन्य मेंबर रहते हैं। जैसे 8 ग्रह हैं, अनेकों उपग्रह हैं और अन्य खगोलीय पिंड भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी है, उल्का पिंड भी है। इन सबको मिलाकर ही सौर मंडल, सौर परिवार बनता है। इसका मुखिया सूर्य, ये बता दिया। कि आगे देखिए सूर्य। अब हम सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य की जो स्थिति है सौर मंडल में वह क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसके अंदर एक खिंचाव बल होता है। इस बल की वजह से ही इससे सौर मंडल को बांधे रखता है यह। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसी से जो अन्य ग्रह है वो जो ऊष्मा है वह प्राप्त करते हैं। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। इसी कारण से हम क्या कर पाते हैं कि इतनी तेज ऊष्मा हमको महसूस नहीं हो पाती और हम जितनी हमको जरूरत है उतनी ही लगभग हमको प्राप्त होती है। तो हमें उससे तकलीफ नहीं होती है, इसी वजह से क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो ये याद रख लीजिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है सूर्य पृथ्वी से। है तो आप इसकी दूरी याद रखिएगा, 15 करोड़ किलोमीटर यह पृथ्वी से दूर है। इसी वजह से इतनी दूरी होने के कारण ही जो सूर्य का प्रकाश है वह जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो उसको लगभग 8.3 मिनट लग जाते हैं। 8.3 मिनट, ये भी ध्यान रखिएगा, 8.3 मिनट का समय लग जाता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो यह बात हुई सूर्य के बारे में। कि सूर्य का कुछ एक दो बातें और है, वह भी आप ध्यान रखिएगा कि सूर्य की जो हमारी सबसे बाहरी जो परत होती है, सबसे बाहरी परत, यह बाहरी परत जो है यह क्या कहलाती है? इसके दो नाम हैं। एक तो है किरीट, एक है अभी जो अपने यहाँ बहुत फेमस हुई है बीमारी कोरोना। तो कोरोना जो नाम है, कोरोना और किरीट, ये क्या है? इसके सूर्य की बाहरी परत को हम ये कहते हैं। जब हम पूर्ण सूर्य ग्रहण देखते हैं ना, तो पूरे सूर्य ग्रहण के समय यह वाला जो भाग है, बाहरी परत किरीट, यही भाग हमको दिखाई देता है, अन्य भाग हमको दिखाई नहीं देता है। यह ध्यान रख लीजिएगा एक सूर्य के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है आपको। एक बात और देखिए, जैसे ये है कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित। एक बार मैं आपको वापस उस मैप जो दिखाया हुआ है ग्रहों की स्थिति वहां लेकर चलती हूँ, वहां एक दो बातें और देखिए। अब देखिए, यहाँ से देखिए, ने हम बात कर रहे थे सूर्य की स्थिति के बारे में। तो सूर्य जो है वह हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, ये तो केंद्र में स्थित है। और हमारी जो पृथ्वी है, देखिए यहाँ पर ये पृथ्वी, हमारी पृथ्वी क्या करती है? इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, लगातार घूमती है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। और चंद्रमा जो है वो क्या करता है? ये चंद्रमा क्या करता है? हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, क्योंकि ये हमारा उपग्रह है। तो ये एक मतलब घूमते रहते हैं चारों तरफ हमेशा। ये अपने अक्ष पर भी घूमती है पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर भी। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। इस बात को सबसे पहले किसने पता लगाया, किसने बताया? तो वह नाम भी हमको ध्यान रखना है। कोपरनिकस जो वैज्ञानिक थे, कोपरनिकस, इन्होंने इस बात की जानकारी दी। इन्होंने यह पता लगाया कि सौरमंडल है, सौरमंडल की खोज भी इन्होंने की थी। सौरमंडल की खोज, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, इस बात का पता सबसे पहले कोपरनिकस ने ही लगाया था। तो यह बात भी आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, ग्रहों से संबंधित कुछ और बातें हैं। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ और बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे सूर्य के सबसे नजदीक, सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को ध्यान भी होगा, तो ये तो है ही। एक बुध ग्रह से रिलेटेड एक बात यह भी ध्यान रखना कि बुध ग्रह जो है सूर्य की एक पूरी परिक्रमा, क्योंकि ये सबसे नजदीक है इसलिए, कि सूर्य के एक पूरी परिक्रमा करने में इसको कितना समय लग जाता है? 88 दिन लग जाते हैं। 88 दिन। और बुध ही ऐसा ग्रह है जो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। ये तो देखिए एक मतलब वो कह सकते हैं कि गैसिंग वाला क्वेश्चन भी है। जब हम ये जानकारी रखते हैं कि सूर्य क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह बुध है, हमको यह पता होना चाहिए कि अगर बुध सबसे नजदीक है तो सूर्य की सबसे कम समय में परिक्रमा भी कौन कर पाएगा? बुध ग्रह ही कर पाएगा। तो यह ध्यान रख।
आगे देखिए हमारी पृथ्वी की स्थिति सूर्य से, तो सूर्य से अगर हम स्थिति बात करें तो यह तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? तीसरे नंबर का। पहला नंबर किसका आता है? बुध का। दूसरा नंबर आता है शुक्र का, और फिर हमारी पृथ्वी का नंबर आता है। अगर पृथ्वी की स्थिति हम ग्रहों के अनुसार देखें तो किन दो ग्रहों के बीच में हमारी पृथ्वी की स्थिति है? तो पृथ्वी, शुक्र और मंगल, इन दोनों के बीच में इसकी स्थिति है, तो यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इनकी स्थिति आप एकदम अच्छे से ध्यान रख लीजिए। तो शुक्र और मंगल, इन दोनों के बीच में है हमारी पृथ्वी की स्थिति। अब देखिए जो यह शुक्र ग्रह है, इस शुक्र ग्रह को यह बहुत सुंदर दिखाई देता है। शुक्र जो ग्रह है तो यह बहुत सुंदर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सौंदर्य का देवता कहते हैं। सौंदर्य का देवता कहा जाता है किस ग्रह को? शुक्र को, सौंदर्य का देवता। तो यह बात इसके लिए ध्यान रखना। शुक्र जो ग्रह है यह सबसे चमकदार ग्रह भी है, सबसे चमकीला ग्रह भी है शुक्र। शुक्र के बारे में कई बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे चमकीला है, सौंदर्य का देवता है, और सूर्य, ये जो शुक्र है यह सबसे गर्म ग्रह भी है, सबसे गर्म भी है। तो एक ये ध्यान रखना है। पृथ्वी के सबसे निकट की बात करें तो शुक्र ही सबसे नजदीक है, किसके? पृथ्वी के। और इसकी जो बनावट है शुक्र ग्रह की, यह लगभग किसके समान है? इसकी बनावट पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान इसकी बनावट होने के कारण ही यह जो ग्रह है इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। कौन से ग्रह को? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। देखिए अब सिर्फ एक ग्रह से संबंधित ही कितने सारे प्रश्न हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। क्योंकि प्रश्न कहीं से किसी भी तरह का आएगा तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि इसके बारे में कौन कौन सी बातें कौन से ग्रह के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं मंगल ग्रह। जो मंगल ग्रह है जिसको मार्स कहते हैं इंग्लिश में, इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऐसा ग्रह बोलते हैं लाल ग्रह, इसका कलर ऐसा होने के कारण इसको लाल ग्रह कहते हैं। तो जो मार्स है, मंगल है, इसके लिए यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगला बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में आप इसकी साइज देख लीजिए, आपको साइज देखकर ही इसका प्रश्न ध्यान आ जाएगा कि जो बृहस्पति ग्रह है यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है सा बृहस्पति। बृहस्पति के लिए ये बात भी हमको ध्यान रखना। आगे देखिए सबसे नजदीक ग्रह की तो हमने बात कर ली थी कि बुध जो है वो सबसे नजदीक है। तो सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सबसे दूर देखिए ये लास्ट में है नेपच्यून। ये जो नेपच्यून ग्रह है यह सबसे दूर है। हिंदी में अगर आप इसका नाम ध्यान रखना चाहें तो वरुण बोलते हैं इसको, वरुण। बुक में नेपच्यून ही लिखा था तो मैंने इंग्लिश ही बता दिया, वरुण बोलते हैं। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर यह स्थित है, यह ध्यान रखना। और यह जो ग्रह है ना, नेपच्यून, वरुण, यह ग्रह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित, रंग का हरे रंग, इसका जो प्रकाश उत्सर्जन है वह हरे रंग का। एक यूरेनस के बारे में भी देख लीजिए। यूरेनस जो ग्रह है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अरुण। ये इंग्लिश नाम है इसका यूरेनस, तो इसको बोलते हैं अरुण। ये अरुण, और नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। तो अरुण जो ग्रह है इस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सा लेटा हुआ, यह बात आप इसके लिए ध्यान रख लीजिएगा। और शनि जो ग्रह है, शनि के बारे में देखिए, दिख ही रहा है कि इसके चारों तरफ क्या है? वलय है, रिंग्स है। तो रिंग्स किस ग्रह के चारों तरफ है? शनि के चारों। तो ये कुछ बातें थी, इनसे रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। हम वापस अपने पाठ पर पहुंचते हैं। देखिए ग्रह शुरू करने से पहले पहले हम ये जो साइड में लिखी हुई बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो यह पढ़ लेते हैं। इनमें इन्होंने फैक्ट्स बताए हुए हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। देखिए क्या आप जानते हैं, हमें पौराणिक रोमन कहानियों में सोल, सूर्य देवता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल। कौन सी कहानियों में? रोमन कहानियों में। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखिए। ये छोड़िए, आपको बस ये ध्यान रखना है कि रोमन जो कहानियां हैं उसमें सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर का अर्थ है सूर्य से संबंधित। अब शब्द की उत्पत्ति देख लीजिए। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए भी शब्द हो सकते हैं। हमारे अधिकतर शब्द अलग अलग भाषाओं से लिए हुए हैं। जैसे ज्योग्राफी शब्द एक अंग्रेजी शब्द है। हम सब जानते हैं कि ज्योग्राफी जो भी हम पढ़ रहे हैं, भूगोल, यह क्या है? यह एक अंग्रेजी शब्द है जो कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण।
है 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन से 2? एक तो गी जीई और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया। ये जीई लिखा है, कई जगह इसको जियो बताते हैं। जियो मतलब पृथ्वी, और ग्राफिया मतलब उसका अर्थ होता है लिखना। इसका मतलब पृथ्वी के संबंध में लिखना। तो यह अलग-अलग, अब वो जो जियो शब्द है इससे और भी शब्द बने हुए हैं, तो यह शब्द भी थोड़ा-सा आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे जियोग्राफी तो हमने देख लिया, जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। अन्य शब्द देखिए, एक है जियो तो है ही, इसमें जोड़ा जैसे लोजी, तो लोजी को जोड़ने से बना जियोलॉजी, तो वह है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्रिया, जियोमेट्री, वह बना पृथ्वी का, मेट्री का मतलब मापन करना। अगला है ऑइड, जियोइड बना, तो जियोइड का मतलब है पृथ्वी का, ऑइड का मतलब होता है आकार, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो यह कुछ बातें हैं जो उत्पत्ति से संबंधित हैं, वह थोड़ा आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम ग्रह। हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार क्या-क्या नाम है? बुध सबसे नज़दीक है, फिर दूसरा नंबर शुक्र का आता है, तीसरा नंबर आता है हमारी पृथ्वी का, फिर है चौथा मंगल, बृहस्पति, पाँचवाँ जो सबसे बड़ा ग्रह है, अगला है शनि जो जिसके रिंग्स होते हैं, वलय होते हैं, अगला कौन-सा है? सातवाँ है यूरेनस, जिसको क्या कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अगला जो सबसे दूर है सूर्य से वह है नेपच्यून, वरुण, जो हरे रंग का क्या करता है? हरे रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो इस तरह से सूर्य की दूरी के अनुसार ये अलग-अलग ग्रह हैं। अब यह तरीका बताया हुआ है यहाँ पे, जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यह अंग्रेजी में ग्रहों को याद रखने का एक आसान तरीका है, तो बेटर है कि आप इंग्लिश में इनके नाम ध्यान रख लीजिए, कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे आते हैं। तो अगर आप इंग्लिश में लर्न कर लेंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी आंसर अटेम्प्ट करने में। और आपके ऊपर है, आप किस भी तरीके से, अगर आप बिना इंग्लिश वर्ड्स के याद रख सकते हैं तो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। यह रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। देखिए, ये वर्ड दीर्घ वृत्ताकार बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर जो लगाते हैं वह किस पथ पर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर लगाते हैं। इस पथ को ये क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं, इनकी कक्षा। तो कैसी कक्षा है इनकी? लघु वृत्ताकार नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। इनमें से बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन, सबसे कम समय लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, पृथ्वी की बहन बोलते हैं इसको। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। इसके बारे में मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इस पैराग्राफ में जो भी बातें हैं सब इंपॉर्टेंट है, सब आप ध्यान रखिए। आगे देखिए, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। बिल्कुल, 2006 जो अगस्त थी तब तक प्लूटो को भी एक ग्रह की श्रेणी में ही रखा जाता था। परंतु क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313, जिसको सिरस बोलते हैं, और प्लूटो, इनको क्या माना गया? इनको बोने ग्रह माना गया। मतलब इनकी जो साइज है, और इन्होंने जो स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा था कि ग्रह का जो स्टैंडर्ड है वह इतना होना चाहिए, तो वह इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। इसलिए प्लूटो को और सीरस को दोनों को बोने ग्रह कह दिया गया, और उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लूटो को किस समय, किस वर्ष ग्रह की श्रेणी से हटाया गया? तो अगस्त 2006 में इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, और इसको किसकी संज्ञा दे दी गई? बोने ग्रह की संज्ञा इसको दे दी गई। आइए आगे देखते हैं, क्या आप जानते हैं? तो इसमें तो सब जस्ट नॉर्मल ऐसी बातें नहीं है, सिर्फ इसमें यह बताया हुआ है एक जो है कि आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो आर्यभट्ट का संबंध किस शास्त्र से है? खगोल शास्त्र से। बस ये एक ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या बताते हैं। आगे हम बात करेंगे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की स्थिति, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से हमने देखा कि पृथ्वी कौन सा नंबर का ग्रह है? तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार की भी आप ध्यान रखिएगा। आकार की बात करें, पृथ्वी का नंबर कौन सा आता है? पांचवा आता है। सूर्य से दूरी के अनुसार इसका नंबर कौन सा आता है? सबसे पहला आता है। सॉरी, तीसरा नंबर है सूर्य से दूरी के हिसाब से, और आकार में इसका जो नंबर है वह है पांचवा। तो आकार के हिसाब से हम अन्य ग्रहों की भी बात कर लेते हैं, वैसे हमने की है, लेकिन एक बार सीक्वेंस है कि आकार के अनुसार जो सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति।
सबसे पहले नंबर आकार के अनुसार आता है बृहस्पति का। देखिए इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है। या तो कह देते हैं कि बड़े से छोटे के क्रम में लगाइए या फिर छोटे से बड़े के क्रम में, जिसको हम अवरोही आरोही क्रम कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ा है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद नंबर आता है दूसरा शनि का। किस ग्रह का? शनि का। तीसरा नंबर आता है हिंदी में लिख देती हूँ मैं आप लोग, ये तीसरा नंबर आता है अरुण का। चौथा नंबर आता है वरुण ग्रह का। पांचवा नंबर है हमारी पृथ्वी का। छठा नंबर जो आता है वह है शुक्र ग्रह का। सातवें नंबर पे आता है मंगल। और सबसे छोटा कौन सा है? बुध। से अंतिम बुध का। तो यह क्रम है ग्रहों का, किसके हिसाब से? आकार के हिसाब से। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। हमारी जो पृथ्वी है वह ध्रुवों के पास कैसी है? थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को हम क्या कहते हैं? भू आब कहते हैं। भू आब का अर्थ क्या होता है? भू आब क्यों कहते हैं? इसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। इस आकार को ही नाम दे दिया गया भू आब, भू के समान आकार। वो यह ध्यान रखें। आगे देखिए, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अत्यधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु भी उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी यहाँ पर हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक स्थिति होनी चाहिए वह सब हमारी पृथ्वी पर विद्यमान है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अद्भुत ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को, क्योंकि इसका रंग नीला दिखाई देता है। नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 2/3 जो सतह है उस पर क्या है? सिर्फ पानी है। 2/3 सतह पानी से ही ढकी हुई है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। किस ग्रह को? पृथ्वी को। हमारे पृथ्वी को नीले ग्रह की संज्ञा दी जाती है। ऊपर देखिए, क्या आप जानते हैं हमें? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। हमने बात कर ली थी, 8.3 मिनट का लगभग समय लग जाता है, क्योंकि इसकी दूरी जो है वो बहुत अधिक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, जो है चंद्रमा। पृथ्वी के पास कम से कम एक तो है चंद्रमा। ये जो दो हमारे ग्रह हैं शनि और बृहस्पति, उनके पास तो एक भी नहीं है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। किसका? चंद्रमा का जो व्यास है वह पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, 1/4 ही है, सिर्फ 1/4। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा क्या है? नजदीक है, पास है। इसलिए हमको ये इतना बड़ा दिखाई देता है, अन्यथा पृथ्वी से तो सिर्फ ये 1/4। यह चित्र यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये अंतरिक्ष से लिया गया चित्र है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वह हमारी पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा तो हमसे सिर्फ कितना है? 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। सूर्य कितना है? सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़। तो डिफरेंस हम यही देख सकते हैं कि सूर्य 15 करोड़ है और यह सिर्फ 3,84,400 है। नजदीक होने के कारण ही ये हमको बड़ा दिखाई देता है। यह तुलना हमने कर ली है चंद्रमा के बारे में। अब आगे देखिए, पहले ऊपर रोचक तथ्य देख लीजिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। अगर हम विश्व की बात करते हैं तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले, कब? 1969 में कहाँ कदम रखा था? सबसे पहले चंद्रमा पर। आगे देखिए, मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? तो बेशक भारतीय भी चंद्रमा पर गया है। कौन गया है? जो राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा। यह चंद्रमा पर जाने वाले सबसे पहले भारतीय थे। यह कब गए थे? यह गए थे 3 अप्रैल 1984 को, 1984 को यह गए थे भारत से। तो ये राकेश शर्मा जो थे भारत से पहले व्यक्ति थे चंद्रमा पर जाने वाले। नीचे देखिए और उपग्रह के बारे में। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह एक तरह का खगोलीय पिंड ही है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के
चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये इनके ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक तरह का, आपको पता है कि उपग्रह सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं है, कृत्रिम उपग्रह भी है जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। तो एक तरह का कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है। जिसका क्या उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह, तो ये ध्यान रखिएगा, इनसेट, आईआरएस, एडुसेट, ये क्या है? अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रहों के नाम हैं। इनसेट, इनसेट की क्या फुल फॉर्म है? इनसेट का है इंडियन नेशनल सैटेलाइट, नेशनल सैटेलाइट। जो इनसेट है इसकी जो स्थापना की गई है, ये एक बड़ा, सबसे बड़ा जो है घरेलू संचार उपग्रह है, उपग्रह की श्रेणी में आता है इनसेट। अगला है आईआरएस। आईआरएस का है इंडियन रिमोट सेंसिंग, है दूर के जो क्षेत्र हैं उनका मापन और उनके बारे में जानकारी के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग है। एडुसेट जो है यह एजुकेशनल पर्पज से एजुकेशनल सैटेलाइट है, ये इसका नाम है, एडुसे, एजुकेशनल सैटेलाइट। अब देखिए यहाँ पे चित्र देख लेते हैं, मानव निर्मित उपग्रह। तो इसमें बताया हुआ है कि किस तरीके से रॉकेट का प्रक्षेपण होता है, किस प्रकार रॉकेट जो है पृथ्वी पर गिरती है और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश होता है। यह सिर्फ आप देख सकते हैं बच्चों इसमें फोटो के थ्रू। आगे पढ़ लेते हैं, हम आगे देखते हैं कि चंद्रमा के बारे में और कुछ जानकारी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में, 27 डेज में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जैसे यह पृथ्वी है, यह चंद्रमा, जब ये इसके चारों ओर घूमता है तो यह बराबर अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है और पृथ्वी के भी चारों। इसलिए हम अगर इस स्थान से देखते हैं तो भी हमको उसका एक ही भाग दिखता है, इधर से देखते हैं तो भी हमको उसकी एक ही साइड दिखेगी। तो एक बार में हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न तो पानी है और न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। अब सब हम देखते हैं कि चंद्रमा पर हमको अलग से छाया धब्बे से दिखाई देते हैं, तो वह क्या है? वहां पे पर्वत है, मैदान है और गड्ढे हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा और उसकी जो पूरी रोशनी है वह हमको दिखाई देती है। पूर्ण चंद्रमा, फुल मून हमको दिखता है। आगे देखिए क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह की हमने पहले भी बात करी है कि मंगल और जो बृहस्पति ग्रह हैं इनके बीच में क्या मिलती है? एक पट्टी मिलती है, वहीं पे क्षुद्र ग्रह हमको ज्यादा मिलते हैं। देखिए, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन छोटे छोटे पिंड को ही क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये कहाँ रहते हैं? यह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यह लाइन ध्यान रखनी। क्षुद्र ग्रह की स्थिति क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो मंगल और जो बृहस्पति है इनकी कक्षाओं के बीच में यह पाए जाते हैं। तो 1.2 जो पहले चित्र था उसमें दिखाया था, हम पढ़ चुके। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए और छोटे छोटे हिस्से बन गए। इसलिए वह चारों तरफ वहीं उस कक्ष में घूमते रहते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे चित्र में भी दिखाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ही क्या कहते हैं? हम उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ इनमें क्या होता है? घर्षण होता है, और घर्षण होने के कारण ये गर्म होते हैं और गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार वर्षा के समय जब मौसम अलग होता है, उस समय हम देखते हैं और हम कहते हैं कि बिजली चमक रही है। तो वह जो चमकदार प्रकाश होता है वे उल्का पिंड ही होते हैं।
तो उल्कापिंड वो पृथ्वी के कई बार बहुत नज़दीक हो जाते हैं और गिरने लगते हैं, तो वायु के साथ जब घर्षण होता है, तो गर्म होकर वे वहीं जल जाते हैं और कई बार धरती पर भी उनका कुछ जो टुकड़ा है उल्कापिंड का वह गिर जाता है। उस वजह से क्या होते हैं, हमारे यहाँ धरती पर धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। कभी-कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर भी गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है कभी? हम जो रास्ते को देखते हैं यह लाखों तारों का समूह है और इसको क्या कहते हैं? यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग। जो हमारा सौरमंडल है वह कौन सी आकाश गंगा का भाग है? मिल्की वे आकाश गंगा का ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया था? आकाश गंगा पड़ गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक तरह की प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, आप ये चित्र देख लीजिए आकाश गंगा का, जो चौड़ी पट्टी रहती है सफेद, तो इसमें तारे हैं, बादल, गैस, इन सब की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों, सिर्फ एक नहीं लाखों आकाश गंगाएं मिलकर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड की विशालता की तो कल्पना करना भी हमारे लिए अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का क्या है, एक हिस्सा है। किस तरह से हिस्सा है, यहाँ एक बच्चों के लिए बहुत अच्छे रूप में इसको बताया गया है। जैसे अगर संबंध बताना हो तो किस तरीके से कि हम अब पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी किसका भाग है? सौर मंडल का भाग है। इसी तरीके से जो हमारा, जैसे हम किसका हिस्सा है? पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी का हिस्सा है। पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है। ये सौरमंडल स्वयं एक आकाश गंगा का हिस्सा है और बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। तो आकाश गंगा स्वयं एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस तरीके से ये स्थिति देखने के लिए बताई गई है कि हमारी स्थिति जो है वह कहाँ पर है। वो आकाशगंगा, या हमने आकाशगंगा पढ़ी। आकाशगंगा को देखिए इंग्लिश नेम इन्होंने बताया कि इसको मिल्की वे भी कहते हैं। आकाशगंगा मिल्की वे, एक अन्य नाम है, इसको मंदाकिनी भी कहा जाता है। तो यह भी ध्यान रखना है, इसको मंदाकिनी भी बोला जाता है। और जो आकार है, हमारी जो आकाश गंगा है, इसको गैलेक्सी भी आप कह सकते हैं। इसका जो आकार है वह सर्पिल आकार है। यह भी ध्यान, सर्पिल आकार में आकार भी पूछ लिया जाता है, आकार में है। देखिए जो ये आकाश गंगा है, तो सूर्य जो है इस आकाश गंगा के चारों ओर घूमता रहता है, लेकिन वो जो घूमता है उसमें बहुत लंबा समय लगता है। तो सूर्य हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर जब घूमता है, उसको घूमने में कितना समय लग जाता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब जाकर वह घूम पाता है इसके चारों तरफ। तो इस तरह से हमने आकाशगंगा और सौरमंडल से संबंधित जो भी प्रमुख उसके हिस्से थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं। इससे अभ्यास प्रश्न जो है अटेम्प्ट करने बहुत जरूरी है किसी भी पाठ को पढ़ने के बाद, जिससे हम जान पाते हैं कि हमने क्या पढ़ा और कितना हम उसके बारे में जान पाए। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो ग्रह तो क्या होते हैं? ग्रह तो वैसे आकाशीय पिंड होते हैं जो एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह होते हैं टोटल 8 ग्रह हैं। इन ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं। तो ये तो ग्रह हुए। अब तारे क्या होते हैं? तारे भी खगोलीय पिंड ही होते हैं। ग्रह तो आकाशीय पिंड है और तारे खगोलीय पिंड है, लेकिन तारे जो हैं उनके पास अपना खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है। इनकी संख्या निश्चित नहीं है, अनगिनत है, और हमारा सूर्य जो है वह भी एक तारा। अगला देखिए, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो हमने पूरा सौर मंडल पढ़ा है। आकाश में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए अनेक आकाशीय पिंड रहते हैं। सूर्य है और सूर्य उसके केंद्र में है, इसके साथ इसके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। तो हमने याद किए हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहले आता है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून, अरुण और वरुण। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है?
क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है ऐसा स्थल है, ऐसा ग्रह है जिस पर निवास किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर न तो ज़्यादा सर्दी है, न ज़्यादा गर्मी है। इस तरह का तापमान रहता है, वो आदर्श तापमान है, जहाँ पर रहना मुश्किल नहीं है। कितना तापमान है पृथ्वी पर? पृथ्वी पर जो तापमान रहता है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, तो यह न तो ज़्यादा है न कम है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अगला है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्या रीज़न है कि एक ही भाग हमको दिखता है? तो चंद्रमा जो है वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और पृथ्वी का चक्कर लगाने में उसको लगभग कितने दिन लग जाते हैं? 27 दिन लग जाते हैं। और इस समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमता रहता है। इसी कारण जब हम देखते हैं तो हमको चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड तारों, ग्रहों, धूल, गैस, ये सब जो है इन सब का मिश्रण है, इन सब का समूह है। इसी को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अगले प्रश्न देखिए, एमसीक्यूज प्रश्न है, आप सभी भी इनके आंसर्स करने का प्रयास कीजिए, कमेंट लिखिए। पहला है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को याद हो गया होगा अब तक तो कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तीसरे नंबर का, थर्ड नंबर पे तो हमारी पृथ्वी का नंबर आता है, पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह है सूर्य से। आगे देखिए अगला प्रश्न, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखिएगा, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। अगला, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारा किधर है? उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा का। अगला, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मैंने कई बार रिपीट किया है कि क्षुद्र ग्रह वो दो ग्रह मंगल और बृहस्पति, इन दोनों की कक्षाओं के बीच में मिलते हैं। अगले प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, डैश का समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे कहते हैं। तो किसका समूह होता है? तारों का समूह होता है। तारों का समूह है जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। नक्षत्र। अगला प्रश्न देखिए, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली, तारों की जो बहुत बड़ी प्रणाली है उसको क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा है, आकाश गंगा कहा जाता है तारों की एक बड़ी प्रणाली को। अगला, पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा अच्छा, इसमें नंबरिंग गलत है, थर्ड नंबर नहीं दिया हुआ है तो उसको कोई बात नहीं नंबर। अब प्रश्न देखिए, डैश पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी के सबसे करीब क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के करीब है। अगला है, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है, तो सूर्य से तीसरा ये पहले भी पूछा गया है, कौन है? पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरे नंबर पर। अगला, ग्रहों के पास अपनी डैश डैश क्या नहीं होती? ग्रहों के पास न तो अपनी ऊष्मा होती है, न अपना प्रकाश होता है। ये दोनों ही ग्रहों के पास नहीं होता है। तारों के पास स्वयं का होता है। ग्रह जो है सूर्य से ही प्रकाश ग्रहण करते हैं और उसी से वह चमकते हैं। तो ये हमने बात करी सौर मंडल की, और सौर मंडल हमने पढ़ा जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं बात कर लेती हूँ, जो शुरुआत करी थी हमने इस चैप्टर की आज की क्लास की, तो मैंने आपसे पूछा था आज का प्रश्न। आज का प्रश्न था कि सूर्य दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर। तो पूछा यह था कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, लेकिन हाइड्रोजन जो गैस है उसका रासायनिक जो मिश्रण है सूर्य का, उसमें कितना परसेंट है? तो आप सभी ने आंसर दिया, देख लीजिए, करेक्ट आंसर है 71%। 71% जो हिस्सा है वह हाइड्रोजन गैस का है, बचा हुआ हीलियम गैस का है। तो इस तरह से यह पाठ पूरा होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा। तो आप जुड़े रहिए सब विनर्स वर्ल्ड से, और अगली क्लास में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो रीड के टॉपिक में है पहले से, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।